हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस में हमारी आती है, जो आपको पता होना चाहिए, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और ये जनरल साइंस के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा विटामिन सहायता नहीं करता है। पहला क्वेश्चन है पर हमारा, विटामिन सहायता नहीं करता है। तो विटामिन सहायता पाचन में नहीं करता है। बेसिकली यदि मैं पोषक तत्वों की बात करता हूँ तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि विटामिन, प्रोटीन, ये हमारे कुछ क्या होती है, पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनका जो फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य होता है। वहीं जो दूसरा होता है हमारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन बेसिकली ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद में यदि हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन का कार्य शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का होता है। ये हमें रोगों से बचाने का कार्य करता है। ठीक है ना। चलिए, विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है ना। ये विटामिन की कुछ आपकी लिस्ट है। और ये इनके घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना। यानी कि एक तो वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वे 2 होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। वहीं यदि हम किसी की बात करते हैं तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के विटामिन्स आपके होते हैं। ठीक है ना। चलिए, और विटामिन की खोज फंक नामक किसने करी थी? एक वैज्ञानिक ने थी, यानी कि इसकी। चलिए, इसके बाद में दूषित जल जनित रोग नहीं है। कौन सा? ठीक है ना, फ्लोराइसिस। ये आपका एक रोग है जो जल से नहीं फैलता, जल की दूषित होने से नहीं फैलता। इसके बाद में अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो जानवर होता है वो कौन सा है? चिंपैंजी होता है। इसके बाद में मोटर चालक पीछे की वस्तु देखता है उत्तल दर्पण से। ठीक है ना। यदि हम दर्पण की बात करें तो हमारे जो दर्पण होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है? सामान्य दर्पण होता है। एक हमारा गोले दर्पण होता है। जो गोले दर्पण होते हैं उसमें भी 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। पहला हमारा उत्तल दर्पण होता है, एक हमारा अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना। हमारी जो गाड़ी होती है और जो ड्राइवर के पास में जो शीशा लगा रहता है, मिरर लगा रहता है पीछे देखने के लिए, तो वो उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। वहीं अवतल दर्पण की यदि हम बात कर लेते हैं तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, आँख नाक कान के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हम कह सकते हैं स्ट्रीट लाइट में जो हमारी गाड़ी की हेडलाइट होती है उनके अंदर, इसके बाद में जिनसे हम सेविंग करते हैं यानी कि सेविंग मिरर में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो अगला देख लेते हैं। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करती है। यानी कि ओजोन लेयर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ओजोन लेयर बेसिकली ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाने वाली एक प्रकार गैस की एक लेयर है। ठीक है ना। और उस लेयर का काम होता है जो अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें सूरज के द्वारा सूरज से हम पृथ्वी के ऊपर आती है, जो वनस्पति और जीव जंतु के लिए बड़ी हार्मफुल होती है। और यदि ये डायरेक्टली हमारी स्किन पे पड़ जाए तो हमें बहुत सारा स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है ना। तो ये कौन सी लेयर है? ये ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने का कार्य करती है और ये समताप मंडल में होती है। ठीक है ना। यदि वायुमंडल में हम परतों की बात करें तो सबसे नीचे की परत जिस परत में हम हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके बाद में इससे ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल, मध्यमंडल के ऊपर आयन मंडल और सबसे बाहर की ओर बहिर्मंडल। आपके ये 5 मंडल होते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रोपोस्फियर, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर और आपका एक्जोस्फियर। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने देख ली। इसके बाद में हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जो हमारा रुधिर होता है उस रुधिर का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है ना। हमारे शरीर में जो रुधिर होता है उस जिसका कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने का, प्रत्येक शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है, जो कि हमारे रुधिर के अंदर उपस्थित होता है। और रुधिर का लाल रंग यदि किसी की वजह से होता है तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और बेसिकली हीमोग्लोबिन के अंदर जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है आयरन। ठीक है ना। इस पौधों का जो हरा रंग होता है, पत्तियों का जो हरा रंग होता है, उसमें भी एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? हेल्प करता है। इसके बाद में क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम नामक एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन होता है।
वहीं आपका जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं आयरन हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो एनीमिया होता है, यानी कि शरीर में रुधिर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और इसलिए डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है आयरन की गोलियां खाने के लिए। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले तो जब हम डाइजेशन सिस्टम की बात करते हैं तो जो डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो माउथ से स्टार्ट यानी कि हमारी जो लार होती है, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एमाइलेज होता है। यानी कि जो हमारी लार होती है उसमें एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद में जो एंजाइम का सेक्रेशन होता है वो आमाशय से होता है, स्टमक से होता है, ठीक है ना। तो इसमें से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है। इसके बाद में एक एंजाइम्स का नाम क्या है, लाइपेज, ठीक है ना, जो कि वसा का पाचन करता है, यानी कि जो हमारी जो फैट होती है, फैट को किसमें, फैटी एसिड में तोड़ देता है, ठीक है ना, कौन, लाइपेज। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH की ट्वाइस किसे कहती है, यानी कि ये एंटी एसिड होता है। एंटी एसिड क्या होता है, जब हमारे पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि द अमाउंट ऑफ एसिड्स आर इंक्रीज, वी टेक अ लिक्विड विच इज़ नोन एज डाइजीन। डाइजीन टाइप का हम एक लिक्विड लेते हैं जिसकी नेचर बेसिक होती है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक एल्काइन है, इसमें OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, यानी कि एक बेस है। तो जब बेस और एसिड आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है, यानी कि उदासीनीकरण की क्रिया होती है, और इससे क्या होता है, जो बॉडी में तेजाब बना हुआ है, एसिड बना हुआ है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, एंटी एसिड को कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में, यानी कि जो ग्रीन पालक होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन होता है, ठीक है ना। चलिए पालक की बात कर लेता हूँ। तो पालक में एक एसिड पाया जाता है जिसको हम ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि पालक के अंदर आयरन तो होता ही है, विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन ए के साथ साथ में इसमें आपका क्या होता है, आपका आयरन होता है, और आयरन के बाद में यदि मैं एसिड की बात करूं तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, किसके अंदर, स्पेनिश यानी कि पालक के अंदर। इसके बाद में बात कर लेते हैं कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, यानी कि जो हमारा लीवर होता है, बेसिकली लीवर को शरीर में स्टोरेज कहते हैं। बॉडी का स्टोरेज कौन है, वो लीवर होता है, यानी कि जो एक्सिस अमाउंट होती है ग्लूकोज की हो, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट की हो, उसमें स्टोर करने का कार्य कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि लीवर में विटामिन ए को हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, यानी कि हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच आर ग्रोज विदाउट अ सोयल, यानी कि ऐसे पौधे जो मिट्टी के बिना भी उग सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ये पानी में उगने वाले होते हैं, जैसे हमने देखा होगा जो समुद्र शौक होता है, कह सकते हैं जैसे मनी प्लांट होता है, उनको मिट्टी की आवश्यकता भी नहीं होती। तो ऐसे प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं जिन्हें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है ना। चलिए सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाले यंत्र को कहते हैं एल्टीमीटर कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त होने वाले तत्व बना होता है, यानी कि जो हमारा हीटर होता है, ठीक है ना, जो रूम हीटर होता है हम कह सकते हैं, उसका जो तार होता है, वायर, जो कि गर्म होकर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। जैसे ही, क्योंकि उसका क्या होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, और जैसे आप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो वो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट में, ठीक है ना। तो उसका वो जो वायर होता है वो नाइक्रोम तत्व का बना होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में जूल सेकंड इकाई होती है कोणीय संवेग का, ठीक है। इसके बाद में ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स, ठीक है ना। इसके बाद में कोई किरण वायु में जल में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, उसकी तरंग दैर्ध्य घट जाती है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यानी कि जो प्रकाश की का एक गुण होता है अपवर्तन का, यानी कि व्हेन द रेज पास वन मीडियम टू अनदर मीडियम दे आर चेंज देयर वे, यानी कि जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, ठीक है ना।
तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं या फिर अपवर्तन कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। तो इसमें वही बात बताई गई है कि जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो, और यहाँ पे माध्यम क्या है, वो वायु से कहाँ जा रही है, जल में जा रही है, यानी कि जो विरल माध्यम है होता है उससे वो सघन माध्यम में जा रही है, तो उससे तरंग दैर्ध्य घट जाएगी। और इसका उल्टा यदि हम बात करें, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है ना, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका जो कार्य होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो एसी करंट होता है उसको चेंज करता है, ठीक है ना, उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको कम करने का कार्य करता है। चलिए इसके बाद में जो गाय का दूध होता है उसमें एक पीलापन होता है, वो गाय का जो दूध का जो पीलापन होता है वो एक प्रोटीन की वजह से होता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, कैरोटीन, ठीक है ना। इसके बाद में ये जो हमारे बाल होते हैं, हमारे जो नाखून होते हैं, इसमें भी एक प्रोटीन पाया जाता है, वो प्रोटीन कौन सा है, कैरोटीन होता है, ठीक है ना। और बाल और नाखून काटने से हमें दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि ये भी पार्ट तो ये जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि इनकी जो सेल्स होती है वे थोड़ी सी डेड टाइप की होती है, डेड होती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है, ठीक है ना, यानी कि जहाँ संपन्न होने का काल है, वैसे तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है, बट मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है और वहीं पे हमारा जो फूड का जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है। वहीं यदि हम बड़ी आंत की बात करते हैं तो बड़ी आंत में केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं हीरा का, जो हीरा होता है, हीरा का रासायनिक गुण होता है बहुरंगी, ठीक है। इसके बाद में जल की स्थायी कठोरता का होने का कारण क्या होता है, तो बेसिकली कठोर जल क्या होता है, कठोर जल वो होता है जो किसमें हम कह सकते हैं, कठोर जल वह जल होता है जो कि साबुन के साथ में झाग नहीं देता, ऐसे जल को हम क्या कह सकते हैं, कठोर जल कहते हैं। और बेसिकली जो जल की कठोरता होती है वो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है, ठीक है ना। ये दो आपके आयन्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, जल कठोर हो जाता है। और इस कठोर जल में साबुन कार्य नहीं करता, और इसके अलावा उसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं किसका करते हैं, डिटर्जेंट का करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात पढ़ लेते हैं, तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना। इसके बाद में सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहोक ने लगाया था, ठीक है ना। बैक्टीरिया की सबसे पहले खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहोक ने करी थी। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने वायुमंडल की परतें बताई थी, ठीक है ना, 5 परत मैंने बताई थी। तो सबसे नीचे वाली परत का नाम क्या था, जिसको हमने क्या कहा था, ट्रोपोस्फीयर का था या फिर क्षोभ मंडल का था। ये जो जो हमारी क्षोभ मंडल होती है, ठीक है ना, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, जितनी भी हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होता है, जैसे हम कह सकते हैं बादल का बनना, बारिश का होना, हवा का चलना, ठीक है ना, बिजली का चमकना, तूफान आना, ये सारी की सारी घटनाएं किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है ना, जो कि सबसे वायुमंडल की सबसे पहली परत है, जिसका नाम क्या है आपका, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है ना। तो ये वही बताया गया इसमें। इसके बाद में सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, यानी कि जो अब हम बात कर लेते हैं ब्लड की, ब्लड ग्रुप्स की, ठीक है ना। तो बेसिकली ब्लड ग्रुप्स ए बी और ओ होता है, यानी कि ये 4 प्रकार के हमारे प्रोटीन के आधार पर, इनमें पाए जाने वाले प्रोटीन के आधार पर जो ब्लड ग्रुप होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। सबसे पहला आपका ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है ना। उन चीज़ें हैं जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ये सभी अन्य ब्लड ग्रुप वाले लोगों से ब्लड को ले सकता है और इसके साथ में कोई भी नुकसान नहीं होता। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ तांबे में जिंक मिलाकर हम पीतल बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरो एसिटोफिनोन, यानी कि जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए गैस छोड़ी जाती है, यानी कि जो उग्रशील जो भीड़ होती है उसको भगाने के लिए एक गैस का प्रयोग किया जाता है जिसे हम आंसू गैस कहते हैं। तो आंसू गैस के अंदर क्या होती है, क्लोरो एसिटोफिनोन होती है। वहीं धावन सोडा की यदि हम बात करते हैं तो उसका सूत्र Na2CO3 होता है, ठीक है ना।
यानी कि धावन सोडा, एक बेकिंग सोडा आता है खाने का सोडा, उसकी हम बात करते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है Na2HCO3, Na2HCO3। चलिए इसके बाद में जीन को का सबसे पहले आइसोलेट किया था, यानी कि सबसे पहले जो कृत्रिम जीन बनाई थी। जीन क्या होती है, तो जीन क्या होती है, बेसिकली गुणों को एक डिटरमाइन करने की एक यूनिट होती है, ठीक है ना। वन पेयर ऑफ यूनिट्स आर डिटरमाइन वन कैरेक्टर, बायोलॉजी की ये बात है, यानी कि एक जोड़ी जीन एक गुण को प्रदर्शित करती है। और जीन को जीन सबसे पहले किसने कहा था, जॉनसन ने, यानी कि जीन का जो नाम जीन दिया था वो किसने दिया था, जीन दिया था। इससे पहले मेंडल ने उसको कारक कहा था, ठीक है ना। तो वैसे ही सबसे पहले जो कृत्रिम जीन होती है, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी में जैसे हजारों गुण हैं, तो वैसे ही हजारों जीन हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होती है। और बेसिकली डीएनए के ऊपर होती है। अभी मैंने बताई थी जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो डीएनए के ऊपर क्या होती है, बहुत सारी जीन होती है जिनसे गुणों का निर्धारण होता है, ठीक है ना। तो जीन की बात कर रहा है, सबसे पहले कृत्रिम जीन जो बनाई थी वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बनाई थी। इसके बाद आगे देख लेते हैं, चलिए। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण वायुमंडल में धूल कणों की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि ये क्या कह रहा है, यानी कि जो हमें हमारा वायुमंडल दिखाई दे रहा है उसका जो कारण है, उसमें जो वायुमंडल के अंदर जो धूल के कण, ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, इनकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई दे रही है और प्रकाश भी दिखाई दे रहा है। प्रकाश इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर पड़ रहा है और उसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ठीक है ना। और इसी वजह से चीज़ें हमें दिखाई दे रही है और हमारा वायुमंडल चमकीला नज़र आ रहा है। यदि हम अंतरिक्ष से हमारे वायुमंडल को ऊपर से हम देखते हैं तो हमें काला नज़र आता है, क्योंकि जो अंतरिक्ष में क्या नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता, वहाँ पे निर्वात होता है। निर्वात का मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, इसलिए वहाँ पे क्या नहीं हो पाता, प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता और इसी वजह से हमें आकाश काला नज़र आता है, ठीक है ना। अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ये मैं बता दिया। इसके बाद में समुद्र का रंग नीला आकाश में परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको प्रकीर्णन समझना पड़ेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि जब कोई भी पार्टिकल्स के ऊपर प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम पड़ता है, आपको पता है प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो जो स्पेक्ट्रम किसी कण के ऊपर पड़ता है तो वो पड़ने के बाद में चारों दिशाओं में फैल जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन का जो क्या होता है, घटना होती है, वो जो नीला कलर होता है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, नीले कलर का होता है, ठीक है ना। और इसी वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। और अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है, या फिर कह सकते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहती है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर अधिक मात्रा में क्या है, पानी है, जल की मात्रा है, वाटर बॉडीज़ है, तो उसमें आकाश का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ कि आकाश नीला क्यों दिखता है। आकाश नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। प्रकीर्णन क्या होता है, यानी कि धूल मिट्टी के कणों पर प्रकाश का पड़ना और पड़कर चारों दिशाओं में फैलने का जो गुण होता है वो नीले रंग का सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। और आकाश नीले की वजह से क्या होती है, पृथ्वी भी नीली दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। यानी कि जो हमारे सीवी रमन जी थे, उन्हें 1930 का भौतिकी का क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था रमन स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है ना। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस पर, ठीक है ना। तो रमन स्पेक्ट्रम इन्होंने दिया था, उनके लिए इन्हें नोबेल 1930 का फिजिक्स का मिला था। इसके बाद में सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य प्रकाश के लाल रंग के प्रकाश का होता है। यानी कि हम बात करते हैं कि जो तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है और बैंगनी रंग की सर्वाधिक सबसे कम होती है।
बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में किसी प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है, ठीक है ना। अपवर्तित का कहने का अर्थ होता है कि सबसे ज़्यादा यदि कोई बैंड होती है, झुकती है, तो वो किस कलर, कौन सा कलर झुकता है, बैंगनी रंग, और सबसे कम लाल रंग, ठीक है ना। वहीं तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा सबसे सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल की होती है। तो ये तो तरंग दैर्ध्य है। और दूसरा क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन कहते हैं मुड़ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा कलर मुड़ता है, बैंगनी, सबसे कम लाल, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी दर्पण को 0 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 20 अंश से घूम जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन। इसके बाद वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से होकर गुजरती है, ठीक है ना, और गुजरने के बाद में वो किसी दर्पण से टकराती है, तो उस रेखा को हम प्रिंसिपल ऑफ एक्स यानी कि मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए इसके बाद सफ़ेद पर्दे पर छाया वास्तविक और बड़ी बनती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में प्रकाश की गति यानी कि वायुमंडल में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी हम कह सकते हैं प्रकाश की चाल, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में 2 समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु से अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। क्या बनती है, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कहने का अर्थ है यानी कि जब 2 दर्पण, 2 समतल, हम कह सकते हैं एक समतल दर्पण आप ले लेते हैं, यानी कि जिनसे हम डेली अपने चेहरे को देखते हैं, और यदि हम उनको पैरेलल रख दें, ठीक है ना, इस प्रकार से पैरेलल रख दें, तो वो पैरेलल रखने के बाद में हम कह सकते हैं इस तरह पैरेलल रख दें और उनके बीच में कोई वस्तु रख दें, तो उनसे जो प्रतिबिंब बनेंगे वे अनंत बनेंगे। और प्रतिबिंब बनने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन थीटा, यानी कि जिस एंगल में आप 2 मिरर को रखेंगे, ठीक है ना, और उनके बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, वो और जो 360 डिग्री होती है उसका जो रेशो होता है उससे क्या निकल कर आती है, इमेज निकल कर आती है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, और ये -1 कब होगा, तब होगा यदि जो रिजल्ट है 360 डिग्री अपॉन थीटा, उसका जो वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है तो हम -1 करेंगे, और यदि वैल्यू क्या आती है, इवन ओड नंबर में आती है, तो हम कोई भी 360/थीटा -1 नहीं करते। -1 कब करेंगे, जब हमारी वैल्यू इवन नंबर्स में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसमें बात में यही कही गई है कि जब किन्हीं 2 दर्पणों को पैरेलल रख देते हैं, उनके बीच में कोई वस्तु रखेंगे, तो हमें कितने प्रतिबिंब बनते नजर आएंगे, अनंत नजर आएंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में, तो यदि हम 90 डिग्री पर रख दें, तो इसमें आप देखो यदि हम ऐसा रख दें 90 डिग्री पर और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दें, तो कितने बनेंगे, तो फॉर्मूला लगाओ 360/90, ठीक है ना। तो 0 से 0 कैंसिल, और 936, तो कितना आ गया, 4 आया। और 4 एक संख्या कैसी है, आपकी इवन संख्या है, तो इवन संख्या में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो इसका मतलब है कि 3 कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। चलिए इसके बाद दाढ़ी बनाने हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले बता दिया था अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एक तो जो गाड़ी की सर्च लाइट, हेडलाइट होती है उसमें होता है, इसके बाद में जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें भी इसका उपयोग होता है, और जो हमारे आँख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं वे भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा, हमेशा 0 डिग्री होगा। नाउ वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की बगल में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद में जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यानी कि जो जल के अंदर कोई बुलबुला बना हुआ है वो एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इसके बाद कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं,
उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, और डेली जो हमारा जर्नल साइंस है उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चनों की सहायता से हमने क्या अनेकों क्वेश्चन साइंस के समझे और जाने। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।